छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में ये चैप्टर हम आज खत्म करेंगे इन वन सिंगल शॉट के लिए आने वाली है। लेकिन इस अलजेब्रा में सिर्फ पॉलिनोमियल्स नहीं है, जहां पर भी वो लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी उसका एक्स कोऑर्डिनेट इज द जीरो दैट वी विल फाइंड आउट ज्योमेट्रिकली। बट ग्राफिकल जीरोस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए देखना कि ये जो ग्राफ है ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है। पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड्स और अगर नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड्स, 1 और उससे पहले 2. So maximum we can have 3 cases, 2, 1 or 0. How many points this graph is intersecting the x-axis? 3 जगह, 1, 2 and 3. तो graphically a cubic polynomial can have at most 3 zeros. ये है बस zeros निकालने की कहानी। Only एक सिंपल सा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है हमें। फैक्टराइज करो, अल्फा बीटा निकालो, कंपेयर करो, ABC निकालो और इनका रिलेशनशिप प्रूव कर दो। दोनों मेथड्स बिल्कुल एक जैसे हैं, किसी से भी आंसर निकालो बट करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स फ्रॉम क्लास 10th CBSE सिलेबस। 11th मार्च इज द मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन, डेट शीट आ चुकी है, टाइम थोड़ा कम है लेकिन इतना भी कम नहीं है कि हम अच्छे से रिवीजन ना करें। इस चैप्टर में बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, आधे से ज्यादा काम हम 9th में करके आ चुके हैं। सिर्फ थोड़ा सा ब्रश अप करके 3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में ये चैप्टर हम आज खत्म करेंगे इन वन सिंगल शॉट। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम देखते हैं पहले कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 10th। इस कोर्स स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो अलजेब्रा इज यूनिट 2 जो 20 मार्क्स के लिए आने वाली है। लेकिन इस अलजेब्रा में सिर्फ पॉलिनोमियल्स नहीं है हमारा, इसमें पॉलिनोमियल्स, देन चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, देन चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक एंड चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस भी शामिल है। लेकिन इस 20 मार्क्स में से अभी हम आज पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ग्राफिकल और एल्जेब्रिक तरीके दोनों से हम जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना सीखेंगे। और फिर उसके बाद है एक सिंपल सा प्यारा सा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। सिर्फ ये 2 कॉन्सेप्ट्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं और इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद हमारा ये मोस्ट लाइकली कॉम्बिनेशन है CBSE में 1 मार्कर का MCQ और 3 मार्कर का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़े आराम से डील किया जा सकता है। मेरे हिसाब से CBSE के सैंपल पेपर्स और वेबसाइट पर और क्वेश्चन पेपर्स का पैटर्न देखते हुए ये 3 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। पहला एक 1 MCQ एंड 3 मार्कर, दूसरा 1 के 2 MCQs और 2 मार्क्स का एक सब्जेक्टिव या फिर एक केस स्टडी। मेरे हिसाब से मोस्ट लाइकली कॉम्बिनेशन है 1 मार्क का MCQ और 3 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमने ये देखा है कि अब हम कुछ एक्सप्रेशंस लेते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज, ये सारे पॉलिनोमियल्स नहीं हैं भाई, दिस इज जस्ट फ्यू एग्जांपल्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एनीथिंग दैट इज क्रिएटेड, एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्रिएटेड विद वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस कौन से हुए? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, और जो कोएफिशिएंट होता है वो भी, और जो टर्म्स होते हैं वो भी अभी हम इसमें डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले जानना जरूरी है पॉलिनोमियल्स की बेसिक क्राइटेरिया क्या है, क्या फर्क है पॉलिनोमियल में और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। ये सब कुछ इन सारी की सारी एक्सप्रेशंस में x है, y है, u है, कुछ और वेरिएबल्स हैं, पावर्स हैं, ऑपरेशंस हैं, बहुत कुछ है। लेकिन पॉलिनोमियल्स को चेक करने का क्या क्राइटेरिया है? पॉलिनोमियल्स में जितने भी वेरिएबल्स जहां भी प्रेजेंट हैं उस पूरी एक्सप्रेशन में, उस टर्म में उसका पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एंड द पावर कैन ऑल्सो नॉट बी फ्रैक्शनल। अगर ना नेगेटिव हो सकता है ना फ्रैक्शनल हो सकता है, तो इस पूरी की पूरी लिस्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कौन कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं है? ये चारों पॉलिनोमियल्स नहीं है। लेकिन एक बार हम वापस देखते हैं कि ये चारों पॉलिनोमियल्स क्यों नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं ये वाला टर्म, दिस इज रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब हुआ एक्स यहाँ पर वेरिएबल है और उसकी पावर हो गई 1/2। तो 1/2 इज फ्रैक्शनल, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर हम देखें तो इट इज x² + 2x + 3। आप सोचोगे ये तो पावर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है हमारा डिनोमिनेटर में। तो ये भी हमारा जब हम एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ पॉजिटिव पावर, राइट। अब ये देखो 1/x में x यहाँ पर है जिसकी पावर सिर्फ 1 है, लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x⁻⁻1। इसी तरीके से यहाँ पर है
क्यूब रूट ऑफ y इन द डिनोमिनेटर। पहली बात तो इसकी पावर फ्रैक्शनल है, वो भी डिनोमिनेटर में फ्रैक्शनल है, तो फाइनली इसकी पावर हो जाएगी -1/3। तो इसलिए ये चारों पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब ना तो पावर हमारी नेगेटिव हो सकती है, ना ही फ्रैक्शनल हो सकती है, तो भाई होगी कैसी वो? फ्रैक्शनल तो हो नहीं सकती, यानी रैशनल नंबर्स को डिस्कस करने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। अब बात आती है नेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो अगर हम इस नंबर लाइन को देखें तो इस नंबर लाइन में, सॉरी इस साइड है मेरी नंबर लाइन, नंबर लाइन को अगर हम देखें तो नेगेटिव इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं हो सकते, तो हम पॉजिटिव ले लेते हैं। पॉजिटिव तो अलाउड है, हाँ भाई पॉजिटिव अलाउड है, लेकिन व्हाट अबाउट जीरो? जीरो ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो जीरो भी अलाउड है। अगर जीरो अलाउड है तो अगर हम बोलेंगे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स तो जीरो मिस आउट हो जाएगा। तो हमारा राइट वर्ड है कि पॉलिनोमियल्स में जो पावर्स होती हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द राइट डेफिनेशन। इन अ पॉलिनोमियल इन x all the powers should be non-negative integers। ठीक है, अगर अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब हमें पॉलिनोमियल समझ आ गया है कि उनकी पावर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होती हैं। वापस से वही एग्जांपल लेते हैं, लेकिन उन पावर्स में से जो हाईएस्ट पावर होती है उस एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में, उसको कहते हैं हम उसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर हम उन्हीं सारे पॉलिनोमियल्स को, अब मैंने इसमें से वो नॉन पॉलिनोमियल्स हटा दिए हैं, सिर्फ ये वही पॉलिनोमियल्स हैं जो हमारी स्क्रीन पे थे। तो अगर हम इनको स्टडी करें तो फर्स्ट का डिग्री 2 है, एक और भी है पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है हमारा। उसके बाद वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ डिग्री 1, वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ डिग्री 5, वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ डिग्री 6 आल्सो। तो इनके अंदर से जितने भी सिंगल डिग्री यानी 1 डिग्री, डिग्री इज 1, कौन कौन से एग्जांपल्स है ऐसे हमारे जो डिग्री 1 है? एक तो हमारा ये वाला एग्जांपल हो गया, एक ये वाला एग्जांपल हो गया, इसमें भी डिग्री 1 है। अब ये जो रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर इज √3। कोएफिशिएंट इरेशनल हो सकता है, वो कोई भी नंबर हो सकता है, इट हैज टू बी अ रियल नंबर। इसको मैंने बोला है कोएफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट केस में वो इरेशनल हो सकता है। सो कोएफिशिएंट कैन बी एनी रियल नंबर। पर यहाँ पर x की जो पावर है वो है 1, तो इसकी डिग्री 1 हो गई। ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का केस हो गया। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ऐसे ही सो ऑन। डिग्री 2 को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 इज क्यूबिक, डिग्री 4 इज बाई क्वाड्रेटिक। अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि डिग्री 5 और 6 इसका मतलब कुछ होता ही नहीं है। वी कैन हैव पॉलिनोमियल्स विद एनी डिग्री, बट ये 4 नाम हम स्पेशल नेम की तरह याद रखने वाले हैं। ठीक है, अब हमें समझ आ गया है कि लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं। अब इस लीनियर पॉलिनोमियल में अगर हम ध्यान से देखें, हर बार एक लीनियर टर्म होगी। लीनियर टर्म मतलब जिस टर्म में वेरिएबल प्रेजेंट है और उसकी पावर तो 1 ही होने वाली है। 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन 1 से कम एक और टर्म हो सकती है। तो मैक्सिमम 2 ही तो टर्म्स होंगी, एक डिग्री 1 यानी पावर 1 वाली और एक उससे कम वाली। अगर इस पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म बन जाता है ax प्लस b। ये हमारी लीनियर टर्म और ये हमारी कांस्टेंट टर्म। तो इसमें a और b हमारे रियल नंबर्स हैं और इनको हम कहते हैं कोएफिशिएंट्स। और एक बहुत जरूरी बात जो हमें ध्यान रखनी है, अगर हमारे पास है 1/x, ठीक है, तो आप सोचोगे 1 इज डिवाइडेड बाय x, फाइन, लेकिन जहां डिवीजन है, जहां मल्टीप्लिकेशन है, इट्स कंसिडर्ड एज 1 टर्म ओनली। तो जब भी हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो टर्म्स को अलग अलग गिनने के लिए उनके बीच में प्लस या माइनस साइन होना चाहिए। ठीक है, अगर इसको देखें, देयर आर 2 टर्म्स, देयर आर 2 टर्म्स, देयर आर 2 टर्म्स एंड देयर आर 2 टर्म्स। ठीक है, सो आइडियली ये दोनों टर्म्स हमारे होते हैं, लेकिन इसमें से ये वाला टर्म 0 हो सकता है। क्यों 0 हो सकता है? वी कैन हैव एग्जांपल्स लाइक 3x। 3x इज ऑल्सो अ लीनियर टर्म, लेकिन इस केस में a का वैल्यू हो गया हमारा 3 और b का वैल्यू हो गया 0। ठीक है, ये होती है जनरल फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल्स की। उसी तरह से हम क्वाड्रेटिक को अगर देखें, क्वाड्रेटिक में है डिग्री 2। अब डिग्री 2 का मतलब क्या हुआ? दैट हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कैन मैक्सिमम बी 2। ठीक है, तो यहां पर एक सेकंड डिग्री का टर्म है हमारा यहाँ पर। ठीक है, ये सेकंड डिग्री का टर्म हो गया। यहाँ पर भी सेकंड डिग्री का टर्म है, लेकिन इसमें हमने कुछ रीअरेंजमेंट्स किए। वो रीअरेंजमेंट्स करना इसलिए जरूरी है कि हर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म में
डिग्री वाला टर्म यानी हाईएस्ट पावर वाला टर्म पहले आएगा, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स में अरेंज करते हुए हम बाकी के टर्म्स को सेटल कर देंगे। इस केस में तो ठीक था, सेकेंड डिग्री टर्म, फर्स्ट डिग्री टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म, तो ये ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम यहाँ देखें तो ये जो क्वाड्रेटिक टर्म है वो लास्ट में है, तो उसका ऑर्डर तो सबसे पहले आना चाहिए, तो हमने उसको रीअरेंज करते हुए पहले ले आए। तो माइनस एक्स स्क्वायर इज द क्वाड्रेटिक टर्म, प्लस 2x इज द लीनियर टर्म एंड 5 इज द कांस्टेंट टर्म। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 3 टर्म्स हो सकते हैं, पहला क्वाड्रेटिक, सेकंड लीनियर, थर्ड द कांस्टेंट। और ये चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसके जनरल फॉर्म को अच्छे से दिमाग में बैठा लो। इट विल हैव अ क्वाड्रेटिक टर्म जिसका कोएफिशिएंट a है, लीनियर टर्म जिसका कोएफिशिएंट b है, और कांस्टेंट टर्म जो खुद एक कांस्टेंट c है। a, b और c रियल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी a 0 नहीं हो सकता। Why a cannot be 0? Because in case a is 0, the term ax square will not be present. Then the degree of the polynomial will reduce to linear only. ठीक है? So किसी भी क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक टर्म का कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्यूबिक टर्म का कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज क्लियर। अब इसके आगे के पॉलिनोमियल्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन और जनरल फॉर्म हमारे लिए अभी इस चैप्टर के लिए जरूरी नहीं है, तो टाइम वेस्ट किए बिना हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये छोटा सा एक चीज है जो हम क्लास 9th में पढ़कर आए हैं, और ये क्योंकि जैसा मैंने कहा इस चैप्टर में बहुत कुछ हम 9th में पहले ही कर चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जस्ट रिवाइज करते हैं जल्दी से। इफ वी हैव एनी पॉलिनोमियल पी एक्स, ठीक है, वेरिएबल हो गया x, और हम उस x में कोई भी वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट करते हैं, व्हेन आई एम सेइंग दैट कोई भी वैल्यू, हियर इन द स्टेटमेंट इट्स टेकन एज k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो x की जगह पर अगर हम k की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो वो कोई ना कोई रियल नंबर वैल्यू आएगी हमारे पास। दैट्स वेरी क्लियर। सो दिस इज अ स्टेटमेंट, इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन x and k is any real number, then the value obtained by replacing x by k in px is called the value of px at x equal to k and is denoted by pk। बाप रे, ऐसी स्टेटमेंट्स पढ़ के चक्कर आता है, लेकिन एक एग्जाम्पल के साथ अगर हम इसको करें तो ये बहुत आसान हो जाएगा। अब ये बात कर रहे हैं px की, अब ये पॉलिनोमियल सामने दिख रहा है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर मैं x की जगह पर 1 को सब्सटीट्यूट कर दूं, अगर मैं x की जगह पर 1 को सब्सटीट्यूट कर दूं तो क्या होगा? इसमें हम लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? क्या वैल्यू आएगी? 1 माइनस 3 माइनस 4, दैट विल गिव मी माइनस 6। यानी कि हम क्या कहेंगे, हमने यहां पर k को ले लिया x इक्वल टू 1, ठीक है, हमने k का वैल्यू 1 लिया और उसको जब पॉलिनोमियल px में सब्सटीट्यूट किया तो वो वैल्यू कहलाएगी हमारी p ऑफ 1। बस इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हम इसको पॉलिनोमियल के लिए कुछ रैंडम वैल्यूज चूज करते हैं, तो ऐसी कितनी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं? इनफाइनाइट वैल्यूज। लेकिन किसी 2 स्पेशल वैल्यूज में मेरा इंटरेस्ट है। कौन सी वो 2 वैल्यूज है? एक बार आप खुद कैलकुलेट करो, मेरी वीडियो के साथ साथ चेक करो बेटा। लेट अस पुट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -4 इन दिस। -1 डिस्कस करते हैं, -1 टू द पावर 2 विल बिकम 1, 1 माइनस एंड -3 इंटू -1 will become +3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 + 3 - 4, that gives me 0। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम 4 को सब्सटीट्यूट करें तो भी उसका वैल्यू आ जाता है 0। वाओ, ये 2 बहुत इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंटरेस्टिंग केसेस है इसके, कि यानी कि इफ इन द पॉलिनोमियल आई सब्सटीट्यूट एनी वैल्यू ऑफ x which when substituted in the polynomial gives me the complete value of the polynomial as 0। ये 0 0 कंफ्यूज करता है। पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो ऐसी वैल्यू ऑफ x को भी हम 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहकर डिफाइन करते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इफ देयर इज एनी रियल नंबर k which when substituted in px that means p of k is 0, तो वो उसका
जीरो कहलाता है। ठीक है, अब ये हमने समझ लिया है। अब हम आते हैं मेन कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर पे। मेन कंटेंट्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। और रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं आपको ग्राफ बनाना है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। ग्राफ बनाने में बहुत मेहनत लगती है, यहाँ पर आपको ग्राफ दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन टेक्निकली उसका मीनिंग क्या है वो हम समझते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड में। ठीक है, तो हमने लिया एक लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल आप सोचोगे सब जगह एक्स एक्स दिखाई दे रहा है, वाई कहाँ से लाएंगे? ग्राफ बनाने के लिए तो पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना। पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स का मतलब है फॉर सम वैल्यू ऑफ x देयर शुड बी सम कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, देन ओनली वी कैन प्लॉट अ पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। अब वो पॉइंट कैसे आएगा? अगर मैं एक एग्जांपल डिस्कस करूं, लेट अस टेक x एज 1। अगर मैंने x को 1 ले लिया तो px की वैल्यू क्या आ जाएगी? लेट अस डिस्कस इट। इफ आई टेक x इक्वल टू 1, then p of 1 will be 2 times of 1 plus 3, that gives me 5। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया है, बट टाइम बचाने के लिए मैंने ऐसा एक चार्ट रेडी करके रखा हुआ है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसे रैंडम वैल्यूज निकालते हैं। अब हमने हर बार जब भी x को वैल्यू दिया, आई एम गेटिंग अ वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल आ रही है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ y ऑन द वर्टिकल एक्सिस। y हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वी आर ट्यून टू यूज x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो बेसिकली y एक्सिस पर हम क्या प्लॉट कर रहे हैं? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये वैसा ही है जैसे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हैं, तब भी तो हम एक्स और वाई एक्सिस यूज करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट व्हाट आर वी प्लॉटिंग ऑन द एक्स एक्सिस एंड व्हाट आर वी प्लॉटिंग ऑन द वाई एक्सिस। तो यहाँ एक्स एक्सिस पर तो एक्स के वैल्यूज हैं, सो नो इश्यूज, बट वाई एक्सिस पर हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल को प्लॉट कर रहे हैं, इसलिए हमने लिखा है वाई इक्वल टू पी एक्स। सिंपल। अब हमको ग्राफ वैसे तो बनाना नहीं है, लेकिन जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो आप देखो इसको कि इस ग्राफ के अंदर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ये हमें पहले से मालूम है। क्या मालूम है? दैट द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन हमने बनाई है वो कैसे बनाई? 0,3, 2,7 और -2, -1 को प्लॉट करके ज्वाइन किया तो देखा कि स्ट्रेट लाइन बन गई है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जानना जरूरी है कि ये जो ग्राफ बना है, ये जो लाइन बनी है, ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है? तो वो है ये वाला पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है और इस पॉइंट पर हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -3/2। यानी कि एट x इक्वल टू -3/2 द वैल्यू ऑफ y इज बिकमिंग 0। वैल्यू ऑफ y इज बिकमिंग 0 का मतलब है क्योंकि x एक्सिस पर y हमेशा 0 होता है, और यहां पर भी अगर आप देखोगे तो हमारा जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 है। ठीक है, तो इस केस में हमको क्या मिल गया? दैट ज्योमेट्रिकली द जीरो ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल इज -3/2। तो ये यहीं कंक्लूड करते हैं कि इसमें हमें कैसे पता चलेगा? जहां पर भी वो लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी उसका x कोऑर्डिनेट इज द 0 दैट वी विल फाइंड आउट ज्योमेट्रिकली। ऐसा ही एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना सबको आता है, फैक्टराइज की हम बात डिटेल में करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हमने एक एग्जांपल ले लिया। ये मैंने सेम एग्जांपल लिया, आई होप इसके जीरोस आपको याद होंगे, वो हमें हेल्प करेगा दोनों के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करने में। ठीक है, हमने एल्जेब्रिकली निकाल लिए थे जीरोस। अभी इसका ग्राफ बनाने के लिए फिर से हमें क्या लेना पड़ेगा? वील गिव रैंडम वैल्यूज टू एक्स एंड वील गेट सम वैल्यूज ऑफ px, जिसको हमने y प्लॉट करना है, हमने एक इसका ग्राफ बना लेना है। इसमें से भी अगर आप देखो मैंने दो वैल्यूज को हाईलाइट किया हुआ है। कौन से दो वैल्यूज को हाईलाइट किया है? when x is -1 and when x is 4। इन दोनों को एल्जेब्रिकली भी अगर मैं ट्राई करूं बाय हिट एंड ट्रायल मेथड जो आपने क्लास 9th में सीखा था, तो इनकी वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब टेक्निकली दे आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये तो था एल्जेब्रिकली। अब ग्राफिकली अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो हमने देखा है ये बनता है एक पैराबोलिक कर्व। प्लीज रिमेंबर दैट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ parabolic curve, and this curve is opening upwards because here the coefficient of x
इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ के लिए देखा है दिस पैराबोला इज ओपनिंग अपवर्ड्स। बट ग्राफिकल जीरोस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये देखना कि ये जो ग्राफ है ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे मिल गया यहाँ पर, और एक और पॉइंट भी है जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, वो है ये वाला। ठीक है, सो एट बोथ दीज पॉइंट्स लेट अस नोट डाउन द कोऑर्डिनेट्स। इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है? -1, 0 and 4, 0. Again, that's most interesting part here कि यहाँ पर हमारा y coordinate 0 हो गया है। y coordinate 0 करना ही तो था हमको, so that will be found on the x axis। तो यहाँ पर x की कौन सी वैल्यूज हमें मिल गई? -1 and 4. So this is the beauty of graphical representations and algebraic calculations। दोनों में जीरोस तो सेम ही आएंगे। ठीक है, तो मेरा बस चले मैं सबके ग्राफ बनाऊं और जल्दी से जीरोस निकाल लूं। सो इतना ही है इसके अंदर। व्हाट डू यू मीन बाय ग्राफिकल जीरोस? हम देखेंगे पैराबोलिक कर्व हो, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, चाहे क्यूबिक का हो, चाहे किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ हो, वो जहां पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उसी एक्स कोऑर्डिनेट को हम उनका जीरो बोलेंगे। ठीक है, सो -1 and 4। तो ये हमारा आ गया इसका। अब एक 3 सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ। पहला, in how many different ways we can have these parabolic curves for any quadratic polynomial? कितनी तरह से हम ये कर्व बना सकते हैं? Do all these curves intersect the x-axis exactly at 2 points? अभी जो हमने केस देखा उसमें 2 points of intersection थे, क्या हमेशा ऐसा होगा या फिर वो 2 पॉइंट से ज्यादा बार भी इंटरसेक्ट कर सकता है? इन तीनों सवालों का जवाब हम एक साथ डिस्कस करते हैं इन द नेक्स्ट 3 केसेस। पहला केस जो हमने अभी डिस्कस किया, when the parabolic curve intersects the x-axis exactly at 2 points। exactly 2 points के 2 केसेस बनते हैं, when the parabola open downwards and when the parabola open अपवर्ड्स। डाउनवर्ड्स कब होगा ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और अपवर्ड्स कब होगा ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एनसीईआरटी से पिकअप किया है, सो डोंट थिंक दैट कि ये कुछ आउट ऑफ सिलेबस चीज मैम बता रही हैं। ईच एंड एवरी वर्ड दैट आई एम डिस्कसिंग हियर इज टेकन डायरेक्टली फ्रॉम योर सीबीएसई सिलेबस एंड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। दिस इज ऑल्सो रिटन, एमसीक्यूज में आ सकता है कि पैराबोला कब ओपन अपवर्ड्स करेगा? व्हेन द वैल्यू ऑफ ए क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक टर्म पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड्स, और अगर नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड्स। मेन बात है कितनी पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। इन बोथ द केसेस दिस इज इंटरसेक्टिंग एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और ये एक्स एक्सिस पर कोई भी वैल्यू रियल नंबर है। सो दिस इज द केस ऑफ 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट जीरोस। दिस इज केस नंबर 1। Case 2, when the parabolic curve intersects the x-axis only at 1 point। अब intersect नहीं है basically when it touches the x-axis at only 1 point। This is not intersecting is definitely the right word being used, but मैं आपको explain करता हूँ it is just touching। कई बार intersection में हम ढूंढने लग जाते हैं कि 2 point है 3 point है। Children, if it is shown like this, it is a case of just touching। चैप्टर 10 सर्कल्स में भी हम पढ़ेंगे टचिंग का मतलब है टेंजेंट टाइप, राइट? सो ओनली 1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सो ओनली 1 0 ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफिकली एक ही जीरो है, लेकिन एल्जेब्रिकली ऐसे केसेस में हम एक्सप्लेन करते हैं रिपीटेड जीरो। सो हम इसको ग्राफिकली, अगर क्वेश्चन आता है कि इसके कितने जीरोस आप ग्राफिकली देख पा रहे हो, आंसर होगा 1, बट वी कैन राइट 1 रियल एंड रिपीटेड। ओके, so third case, when the parabolic curve does not meet the x-axis at all। अब don't get surprised कि मैम ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है। ये कब हो सकता है? जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस तो है लेकिन वो रियल नंबर्स नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स जीरोस होंगे। वो हम क्लास 11 में पढ़ेंगे, अभी इसकी डिस्कशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इस केस में ये पैराबोलिक कर्व तो है तो इसके जीरोस भी होंगे, लेकिन वो एक्स एक्सिस जो हमारी रियल नंबर की लाइन है उसको इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। सो दिस इज द केस ऑफ नो रियल जीरोस। चिल्ड्रन, कई जगहों पे लिखा हुआ है नो जीरोस। इट्स नॉट द केस ऑफ नो जीरोस, इट इज नो रियल जीरोस। इन क्लास 11 व्हेन यू स्टडी की अचानक से ये कॉम्प्लेक्स जीरोस कहाँ आ गए? सो डोंट गेट कंफ्यूज, राइट नाउ वी आर डिफाइनिंग इट एज नो रियल जीरोस। तो अगर तीनों केसेस का हम समरी बनाए, इस केस में 0 जीरोस यानी नो जीरोस, इससे पहले 1 और उससे पहले 2। सो मैक्सिमम वी कैन हैव 3 केसेस, 2 1 और 0, पर 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। सो कैन आई कंक्लूड सेइंग दैट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैज एट मोस्ट 2 zeros? I think this is very simple and clear।
अब हम लेते हैं कुछ केसेस क्यूबिक के। ये बिल्कुल एनसीईआरटी में है, बिकॉज व्हेन द क्वेश्चन ऑन द ग्राफ वुड कम, देयर इज नो स्पेसिफिकेशन कि ये नहीं आ सकता या वो नहीं आ सकता। इट कैन बी एनी पॉलिनोमियल्स ग्राफ दैट कैन बी गिवन टू यू, और आपको उसको इंटरप्रेट करके आंसर देना है। आगे जाके सारे चैप्टर में जो हम करने वाले हैं वो सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को स्टडी करेंगे, बट ग्राफिकल के लिए एनी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कैन कम। ठीक है, सो ये हमारा पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है, वेयर द पॉलिनोमियल इज x क्यूब माइनस 4x। ग्राफ भी दिया हुआ है, पॉलिनोमियल भी मेरे पास है। इफ आई सी हाउ मेनी पॉइंट्स दिस ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस, 3 जगह 1, 2 एंड 3। यहाँ पर x का वैल्यू है -2, यहाँ पर है 0, x इक्वल टू 0 इज ऑल्सो अ 0, राइट? सो दैट कैन ऑल्सो बी अ वैल्यू, और यहाँ पर x इक्वल टू 2। तो यानी ग्राफिकली हमने देख लिया 3 जीरोस हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के। एक बार छोटा सा एल्जेब्रिकली इसको देखने की कोशिश करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x, अगर मैं इसमें से x कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास बचता है x स्क्वायर माइनस 4, जिसको फर्दर फैक्टराइज करें तो x प्लस 2 एंड x माइनस 2। फैक्टराइजेशन के रूल्स के हिसाब से भी अगर हम इसको देखें तो द फर्स्ट जीरो हैज टू बी x इक्वल टू 0, द सेकेंड हैज टू बी x equal to -2, and the third has to be x equal to 2. So graphically and algebraically the answer is the same. So a cubic polynomial can have 3 zeros graphically, algebraically as well. The next case of the similar polynomial, that means cubic polynomial. अब इसके 3 फैक्टर्स, इस क्यूबिक के अगर मुझे 3 लीनियर फैक्टर्स बनाने हो तो तीनों के तीनों लीनियर फैक्टर्स सेम हैं। अगर तीनों लीनियर फैक्टर सेम हैं तो तीनों जीरोस तो सेम होंगे ही। इसीलिए algebraically व्हेन आई एम सॉल्विंग इट द जीरोस आर 0, 0 एंड 0। लेकिन हमारा क्वेश्चन है ग्राफिकली, तो ग्राफिकली भी यहाँ पर 0, 0 एंड 0। हाउ मेनी जीरोस कैन आई सी? 1 एंड ओनली 1। ठीक है, अब एक केस बचा है हमारा जिसके अंदर हम देखते हैं x क्यूब माइनस x स्क्वायर। ये हमारा कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 जगह पे कर रहा है। ये 2 पे इसलिए कर रहा है बिकॉज इफ आई सी इस केस में वी एल्जेब्रिकली फाउंड आउट 3, एल्जेब्रिकली वी फाउंड आउट 3 बट द रिपीटेड 0। इस केस में भी अगर हम देखें आई कैन टेक x स्क्वायर कॉमन और बचेगा x माइनस 1। x स्क्वायर कॉमन का मतलब है 2 लीनियर फैक्टर्स x एंड तीसरा लीनियर फैक्टर x माइनस 1, जिससे मुझे जीरोस कौन कौन से मिलेंगे? x से मिला मुझे 0, इस x से भी मिला मुझे 0, और इस x माइनस 1 से मिला x इक्वल टू 1। दैट इज वाई एल्जेब्रिकली 3 थे लेकिन ग्राफिकली हम 2 ही आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो इनमें से कोई एक जीरो डेफिनेटली रिपीटेड होगा, बट हमें एग्जाम में अगर ग्राफिकल जीरोस पूछे जाएं तो द आंसर इज 2। सो इफ यू सी ऑल द 3 ग्राफ्स, एक बार 3 आए, एक बार 1 आया, एक बार 2 आया, तो ग्राफिकली अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव at most 3 zeros. When it was quadratic, at most 2. When it is cubic, at most 3. So when it is any polynomial of degree n, it can have at most n zeros. I hope ये सारी चीज अच्छे से समझ आ गई है। This is actually the end of my explanation. और अब एग्जाम्पल करते हैं, मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। पहले ही हमने इंफॉर्मेशन निकाल ली है कि the zeros of a polynomial px are precisely the x coordinate of the points where the graph of that particular polynomial intersects the x axis. जल्दी से खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को। The first part को अगर हम देखें तो it is intersecting only at 1 point. So how many zeros? Only 1. अगर हम सेकंड केस को देखें यहाँ पर, सेकंड केस में it's intersecting at 2 points. अगर 2 points पे कर रहा है तो आंसर is 2 zeros. थर्ड केस 1, 2, 3 points पर अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस इज 3. ओके, और अब हम फोर्थ वाले को देखें अगर, तो फोर्थ वाले में ओनली once, it is intersecting only once, so there is 1 zero. Coming to this case again, इस केस में मैंने बताया था ना, it is just touching the x axis. टचिंग के केस में हम काउंट करते हैं only 1. Algebraically चाहे 2 होंगे but graphically we'll count it only 1. So this has also 1 0. अब ये लास्ट वाला केस देखते हैं. This is 1, 2, 3 and 4. तो there are 4 zeros. 4 zeros कहाँ है भाई? 1, 2, 3 and 4. आई होप ये क्लियर है। ये है आपकी एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल। बिल्कुल इसी के जैसा एक डुप्लीकेट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 में। देयर इज ओनली 1 क्वेश्चन, इसको जल्दी से खत्म करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर इट इज नॉट मीटिंग, सो नो जीरोस। सेकंड केस ओनली 1 कहाँ है भाई? ये रहा 1। ठीक है, हम इसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं बिकॉज इट्स मर्जिंग। ओके, तो यहाँ पर देखा
ये 1 एंड देन द सेकेंड वन 1 2 3, सो 3 zeros आ गए। उसके बाद इस केस में 1 2 zeros आ गए। इस केस में 1 2 3 4 zeros आ गए। और लास्ट केस 1 2 3 4 3। ओ माय मिस्टेक, देखो मैंने y एक्सिस पर भी पॉइंट ले लिया। जब मैं ये गलती कर सकती हूँ तो बच्चे भी कर सकते हैं, है ना। सो ये गलती नहीं है भाई, ये एक रिमाइंडर था कि पॉइंट हमें कहाँ लेना है, सिर्फ x एक्सिस पर लेना है। अगर हमने जल्दीबाजी में सारे पॉइंट जैसे मैंने मार्क करके दिखाया कि ले लिए तो सब गलत हो जाएगा। तो क्या गलत हो जाएगा, हमको कौन सा पॉइंट नहीं लेना है, y एक्सिस पर पॉइंट नहीं लेना है, ठीक है। तो हमें पॉइंट लेना है सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पर, ठीक है। आई होप क्लियर है, बिल्कुल समझ आ गया ये वाला पर्टिकुलर केस। इस बार लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में एक चीज ऐड होकर आई है, अब डरने की जरूरत नहीं है, ऐड होकर आई है। क्या मतलब है, ग्राफिकल जीरोस हमारे सिलेबस में है और हमने कर लिया। क्योंकि ऐसा कोई सवाल एनसीईआरटी में नहीं था तो शायद कुछ बच्चों को दिक्कत हुई होगी, कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं है। वो क्या था क्वेश्चन, अभी हमने इस केस में काउंट किया है हाउ मेनी जीरोस आर देयर। अब उसमें क्वेश्चन था ग्राफिकली रीड द जीरोस, वो हमने एग्जांपल्स में डिस्कस कर लिया है। यानी कि अगर हम इस केस में देखें तो दिस इज गोइंग टू बी इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट मे बी 2.5। सो एक्स का वैल्यू और जीरो का वैल्यू हो जाएगा 2.5, ठीक है। ये हुआ ग्राफिकल जीरोस का एंड। और अब हम चलते हैं एल्जेब्रिकली जीरोस कैसे निकाले जाते हैं, कोएफिशिएंट कैसे निकाले जाते हैं, और फिर उनके बीच का ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। फिर से वही बात, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम ये रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे। कंसेप्चुअली बस एक यही कॉन्सेप्ट बचा है, इसको ठीक से समझते हैं। और सारे क्वेश्चंस, वो जो 3 मार्कर का क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर बेस्ड आने वाला है। 1 मार्कर विल 99% मेरा दिमाग कहता है कि वो ग्राफिकल के ऊपर आने वाला है, वो हम कवर कर चुके हैं। बट ये क्वेश्चन इतना आसान है, उससे जल्दी खत्म हो जाएगा, बट दिस इज गोइंग टू कम फॉर 3 मार्क्स। तो इसमें गलती बिल्कुल नहीं करनी है। 3 on 3 हमारी पॉकेट में होंगे, रादर ग्राफिकल को भी लेकर 4 on 4 पॉकेट में। सिर्फ इसको ढंग से समझते हैं। मैंने लिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² - 8x + 6, और इसको हम फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। आई होप सब बच्चों को ये मेथड अच्छे से आता है। नहीं आता है तो प्रैक्टिस कर लो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म कौन सी होती है, पॉलिनोमियल को देख के नहीं बताना है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का मतलब है लीनियर टर्म, क्योंकि क्वाड्रेटिक टर्म, फिर लीनियर टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। इस ऑर्डर का ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो इसको हम फैक्टराइज करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। मिडिल टर्म है -8x। -8x को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है हमें विद द हेल्प ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 2 × 6 का प्रोडक्ट है 12। यानी कि ऐसे 2 नंबर जिनका सम हो जाए -8 और प्रोडक्ट हो जाए 12, और ऐसे नंबर्स है -6 एंड -2। मैं ये मेथड पूरा रिपीट नहीं करा रही हूँ, बट आई एम डिस्कसिंग सर्टेन एग्जांपल्स हियर। फर्स्ट 2 टर्म्स में हमने कॉमन लिया, फिर लास्ट 2 में कॉमन लिया। ये मेथड करके हमको 2 फैक्टर्स मिल गए, x - 1 और x - 3। 2 is also a factor, but that's a constant, so I've kept it outside the bracket. तो 2 linear factors है x - 1 और x - 3। तो इस पॉलिनोमियल को जीरो करने के लिए हम x के कौन कौन से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या तो x - 1 को जीरो कर दो या x - 3 को जीरो कर दो। तो 2 ऑप्शंस मिल गए ना हमें। क्योंकि ये 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं इसीलिए इसके 2 जीरोस पॉसिबल हैं। पहले से हमें मिलेगा x = 1 और दूसरे से मिलेगा x = 3। अब बाय कन्वेंशन जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके उसके जीरोस निकालते हैं तो उनको हम अल्फा बीटा का नाम दे देते हैं, ठीक है। दिस इज ओनली बाय कन्वेंशन कि सब लोग जब हम बात करें, सारे क्वेश्चन पेपर्स में आप देखोगे इफ अल्फा एंड बीटा आर द 2 जीरोस। अब मैंने नहीं कहा अल्फा बीटा सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है। सो अल्फा बीटा को हम क्या बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल के जीरोस। तो इस केस में अल्फा बीटा की वैल्यूज क्या हो गई, अल्फा हो गया हमारा 1 और बीटा हो गया 3। ये है बस जीरोस निकालने की कहानी। ओनली दिस लिटिल फैक्टराइजेशन विल गिव यू 2 जीरोस ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप कहोगे तो बहुत आसान है, ये हुआ जीरोस। अब बात आती है कोएफिशिएंट्स। अरे कोएफिशिएंट्स तो और भी आसान है। कोएफिशिएंट्स के लिए हमें करना क्या है, पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है, जनरल फॉर्म हमने सीख लिया है, और उनको हमें सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है, यहां पर x² है, यहां पर भी x² है, तो a का वैल्यू हो गया हमारा 2, ठीक है। ये हमारा लीनियर टर्म है x and x। तो b की जगह पर क्या लिखा हुआ है, -8। इसी तरह c की जगह पर क्या लिखा हुआ है,
+6। सिर्फ इनको कंपेयर करना है और ए, बी और सी का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, अब इस फैमिली में हमारे पास 5 मेंबर्स हो गए। कौन से 5 मेंबर्स? अल्फा एंड बीटा द 2 zeros एंड ए, बी एंड सी द 3 कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अब इन 5 मेंबर्स में से ए 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ए कैन नेवर बी इक्वल टू 0। बाकी किसी पर कोई बाइंडिंग नहीं है, बट सिर्फ ए कैन नॉट बी 0। ठीक है, अब ये हुआ अल्फा, बीटा, ए, बी एंड सी। नाउ दिस एंटायर चैप्टर इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। जीरोस है अल्फा बीटा, कोएफिशिएंट्स है ए, बी और सी। दो तरीके से रिलेशनशिप को हमें वेरीफाई करना है। पहला सम लेते हुए, दूसरा प्रोडक्ट लेते हुए। तो इसके जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन है सम ऑफ द जीरोस, दैट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये चैप्टर हम बिल्कुल एग्जाम्स के क्लोज कर रहे हैं, तो आई थिंक इतना तो अभी तक सब बच्चों को आता होगा। वी हैव रिवाइज्ड इट थॉरली। नाउ लेट्स लर्न हाउ टू फाइंड द जीरोस and compare and verify with the relationship rules. इसके लिए लेते हैं example number 2. Find the zeros of the quadratic polynomial x squared plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficients. तो हमने लिया polynomial, ये हमने relationship लिख के रखा है, हम भूल ना जाए इसके लिए। x squared plus 7x plus 10 बड़ा simple case है, इसको फैक्टराइज किया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से 2 फैक्टर्स आ गए हमारे पास, x प्लस 5, x प्लस 2, दोनों को एक एक करके इक्वेट किया तो x की वैल्यूज आ गई -5 और -2। अब -5 और -2 का मतलब है अल्फा इज -5 एंड बीटा इज -2। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या इनको ऐड कर सकते हो? आप बोलोगे मैम कैसा सवाल है? डेफिनेटली हम इसको ऐड कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? -7 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल। -5 इंटू -2 इज 10। 7 और 10 देख के थोड़ा सा खुशी तो मुझे भी आने लगी है। अब रिलेशनशिप को सिर्फ वेरीफाई कर देते हैं। रिलेशनशिप के लिए पहले हमको ए, बी और सी को अंडरस्टैंड करना है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ए हो गया 1, बी है 7 और सी है 10। रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं, पहले ले लेते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में क्या किया हमने? -5 प्लस -2 को -7 आ गया और माइनस बी अपॉन ए। रिमेंबर चिल्ड्रन, इट्स नॉट बी अपॉन ए, इट इज माइनस ऑफ बी अपॉन ए। कई बार बी का वैल्यू नेगेटिव दिया होता है, सो बी केयरफुल। Minus of a minus negative term will become positive, so be very careful when you use minus b upon a. तो यहाँ पर तो b positive था, so answer is -7। दोनों सेम टू सेम मैच कर गए हैं, बिल्कुल अच्छे से मैच कर गए। यहाँ पर भी हमारे पास -7 है और यहाँ पर भी -7 है, so sum of the zeros is verified। ऐसे प्रोडक्ट को भी अगर हम देखें, -5 into -2 is 10 and c upon a is also coming out to be 10, so hence we have verified the relationship between जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। अब सोचो ऐसा सवाल अगर 3 नंबर में आ रहा है बोर्ड में, कितना मजेदार सवाल है। बाकी सारा सिलेबस एक तरफ, एक सिंपल सा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है हमें। फैक्टराइज करो, अल्फा बीटा निकालो, कंपेयर करो, एबीसी निकालो और इनका रिलेशनशिप प्रूव कर दो। प्रूव क्या? वेरीफाई कर दो। प्रूवन तो वो है ही। ठीक है, ऐसा ही एग्जाम्पल 3 भी है, बिल्कुल जल्दी से इसको खत्म करते हैं। x स्क्वायर -3, दिस इज समथिंग स्पेशल। x स्क्वायर -3, भाई इसमें मिडिल टर्म है ही नहीं। अगर मिडिल टर्म है ही नहीं तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो हम यूज ही नहीं कर सकते हैं। फिर आप सोचोगे कि अगर हम इसको, मैम आप कह रहे हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टराइज करो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आई एग्री 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन रियल नंबर्स हम पढ़ चुके हैं, क्लास 10 में हो भाई। 3 कैन बी रिटन एज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ √3। तो इसको अगर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की बजाय इस आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे तो हमारे 2 फैक्टर्स आ गए, x माइनस √3, x प्लस √3। इसके साथ जल्दी से हम अल्फा बीटा के वैल्यूज निकाल लेते हैं। एक हमारा अल्फा आ जाएगा √3 और बीटा आ जाएगा -√3। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसके साथ अब देखने में तो आपको कि मैम इसमें क्या खास बात है, इसमें एक खास बात है। एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आया बड़ा प्यारा सा, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि √3 और -√3 होने से क्या होगा। जब भी ऐसे 2 जीरोस आएंगे जो सिर्फ साइन में डिफर करेंगे तो उनका सम हमेशा क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना, जब सम 0 हो जाएगा तो -b अपॉन a 0 हो गया। इसी की वजह से दैट द मिडिल टर्म्स कोएफिशिएंट b
इज जीरो। ये सब समझने की बात है, रिलेट करने की। बट मेथोडिकली अब हम ले लेते हैं पॉलिनोमियल और उसका जनरल फॉर्म से कंपेयर किया। a इज 1, b इज 0, c इज -3। सो अगर मिडिल टर्म नहीं है तो b का वैल्यू हम क्या ले लेंगे? 0। अब हम लेते हैं सम का केस, फिर से वही किया मैंने, अल्फा प्लस बीटा निकाला, उसका 0 आ गया। वैसे ही माइनस बी अपॉन ए, बिकॉज 0/1 विल गिव यू 0। दोनों मैच कर गए हैं। ऐसी प्रोडक्ट को वेरीफाई कर लिया और ये हो गया हेंस वेरीफाइड। दैट्स डन। Last example of the question, last example of the entire chapter। इसके साथ पूरा चैप्टर हमारा समझ आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये तीसरा कॉन्सेप्ट है। डोंट थिंक ये बिल्कुल पहले जैसा है, ये पहले जैसे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बट ये एक नया क्वेश्चन है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन द एंटायर चैप्टर। 1 ग्राफिकल, 2 वेरीफाइंग द रिलेशनशिप, एंड 3 फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर हमें कुछ इंफॉर्मेशन जीरोस के बारे में दी होगी और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिटरमिन करना है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर PYQs में बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे वो क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के CBSE क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2। अभी के लिए हम देखते हैं कि हमको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है और हमें इसका पॉलिनोमियल बनाना है। पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c। इसमें तो कोएफिशिएंट्स है, यानी कि हमें किसी तरह से कोएफिशिएंट्स को जीरोस में कन्वर्ट करना है। रिलेशनशिप क्या है वो स्क्रीन पे ऑलरेडी है। -b/a कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा, यानी मुझे किसी तरीके से अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यहाँ लाना है तो -b/a और c/a को भी लाना पड़ेगा। b/a और c/a हिंट दे रहे हैं हमें भाई कि डिवाइड द इंटायर पॉलिनोमियल बाय a, और हमको मिलता है x² + b/a x + c/a। लेकिन दोनों में एक चीज थोड़ी सी फर्क है, वहां है -b/a, यहाँ पर है +b/a। क्या मुश्किल है? एक प्लस साइन को 2 नेगेटिव साइंस में स्प्लिट किया जा सकता है। तो अगर हम ऐसा कर दें तो ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं x² -b/a x + c/a। अब हमारा ये तैयार है। -b/a कैन बी रिप्लेस्ड बाय द सम ऑफ द जीरोस एंड c/a कैन बी रिप्लेस्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, तो हमने ये रिप्लेस किया, पॉलिनोमियल बन गया। यही चीज हम यहाँ एग्जाम्पल 4 में अप्लाई करते हैं। सम है -3, प्रोडक्ट है 2, सब्सटीट्यूट किया तो हमारा ये बन गया और पॉलिनोमियल आ गया x² + 3x + 2। k इज अ रियल नंबर। भाई k इज अ रियल नंबर का मतलब क्या है? k कैन बी एनी रियल नंबर। k की जगह 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, कुछ भी लगाओ। तो ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स क्रिएट किए जा सकते हैं? इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स। लेकिन सबके जीरोस का रिलेशनशिप यही होने वाला है। ठीक है, सो दे कैन बी इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स, इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जिनके ये सेम जीरोस होंगे। ठीक है, ऐसा ही चीज हम दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। -b/a is given to us as -3 and c/a is given to us as 2। ठीक है, तो 2 अगर हमको दिया हुआ है और यहाँ पर अगर हम दोनों का डिनोमिनेटर देखें, -3 और 2 दोनों का डिनोमिनेटर है हमारा 1। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो वही वैल्यू हमारी a की हो जाती है। तो a आ गया 1, b है -3, नहीं b -3 नहीं है भाई, b -3 तब होता अगर ये हमारा 3 होता। हमारे पास है -b/a इक्वल टू -3, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, b हमको मिल गया 3, c इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, तो पॉलिनोमियल आ गया x² + 3x + 2। दोनों मेथड्स बिल्कुल एक जैसे हैं, किसी से भी आंसर निकालो बट करेक्ट आंसर आना चाहिए। इसी के ऊपर बेस्ड हम ये एक्सरसाइज खत्म करते हैं। लास्ट टॉपिक है और हमने पूरा पढ़ लिया है। इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। x² - 2x - 8 का हमें क्या करना है? Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients। पहले जीरो निकालो, फिर कोएफिशिएंट निकालो, फिर रिलेशन को वेरीफाई कर दो। तो जीरोस कैसे निकाले जाएंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड हमने डिस्कस किया था एग्जांपल्स में। इसके हमने 2 फैक्टर्स निकाल लिए। कौन से 2 फैक्टर्स? x - 4 और x + 2। दोनों को एक एक करके 0 से इक्वेट किया तो x के वैल्यूज आ गए 4 और -2, यानी कि अल्फा हो गया 4 और बीटा हो गया -2। अल्फा बीटा तो आ गया। अब लेते हैं जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म से अगर हम कंपेयर करें तो a, b और c के वैल्यूज आ जाते हैं 1, -2 और -8। और हम इनको कंपेयर करते हैं सम और प्रोडक्ट के रिलेशनशिप्स में। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा हमारे 4 और -2 है तो सम आ गया 2, अल्फा
प्लस बीटा इज टू बी कंपेयर्ड विद माइनस बी अपॉन ए. बी की वैल्यू है हमारी -2, सो माइनस ऑफ -2 अपॉन 1 विल गिव मी अ +2. तो बिल्कुल आराम से ही वैल्यूज मैच कर गई हैं. ये रहा हमारा सम एंड दिस इज माइनस बी अपॉन ए. इसी तरह से हमने प्रोडक्ट लिया, अल्फा इंटू बीटा हमारा -8 आता है और सी अपॉन ए भी -8 है. तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया. बिल्कुल इसी तरह है सेकंड पार्ट, बट थोड़ा सा सेकंड पार्ट थोड़ा सा स्पेशल है. ये स्पेशल क्यों है? चाहे आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करो या फिर आप इसको परफेक्ट स्क्वायर आइडेंटिटी से सॉल्व करो, इसके दोनों के दोनों फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स सेम आने वाले हैं, है ना, बिकॉज इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2s-1. अब अगर हमारे दोनों जीरोस सेम आने वाले हैं, दैट मीन्स इट्स अ केस ऑफ इक्वल जीरोस, 1/2 एंड 1/2. ये वही पॉलिनोमियल का ग्राफिकल केस है जिसके अंदर पैराबोलिक कर्व एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करके निकलता है. टच कर रहा है बिकॉज एक ही तो वैल्यू आएगी, अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू सेम है, तो वो सेम पॉइंट पर टच करेगा. दैट इज वाई पॉलिनोमियल का जो ग्राफ था हमारा वो एक पॉइंट पे टच कर रहा था. यानी ग्राफिकली वी हैड 1 0 बट एल्जेब्रिकली वी हैव 1 रियल एंड रिपीटेड 0. अल्फा बीटा की वैल्यू बिल्कुल सेम आ गई है. अब हम कंपेयर करते हैं पॉलिनोमियल को. ए बी और सी के वैल्यूज आ गए हमारे पास. अल्फा प्लस बीटा को निकाला, अल्फा प्लस बीटा को कंपेयर करने के लिए माइनस बी अपॉन ए को निकाला, दोनों की वैल्यू सेम थी. अल्फा इंटू बीटा शुड बी सेम एज सी अपॉन ए. और हम दोनों ने वेरीफाई कर लिया दोनों रिलेशनशिप को, तो हमने लिख दिया हेंस वेरीफाइड. थर्ड पार्ट थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है. क्या ध्यान रखने वाली बात है? हम इसको अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से स्टार्ट करें तो क्या -3 को स्प्लिट करोगे? नो, मिडिल टर्म डज नॉट मीन द मिडिल टर्म ऑन अपीयरेंस बेसिस. मिडिल टर्म होती है हमारी लीनियर टर्म. लीनियर टर्म है -7x, वो तो लास्ट में लिखी है, उसको बीच में लाना पहले जरूरी है. तो हमने पॉलिनोमियल को लिया और हमने उसको सबसे पहले रीअरेंज किया ताकि मिडिल टर्म हमारी लीनियर टर्म हो जाए. फिर मेथड बिल्कुल वही का वही, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दो फैक्टर से दो वैल्यूज ऑफ एक्स आ गई हमारे पास, अल्फा बीटा आ गया. पॉलिनोमियल को लिया, कंपेयर किया, ए बी और सी की वैल्यूज आ गई. इनकी वैल्यूज आते ही करना क्या है? अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा को सी अपॉन ए. भाई अब तक तो अच्छे से याद हो जाना चाहिए. मैं जल्दी से आंसर्स फ्लैश करती हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू ऑल द डिटेल्स ऑल ओवर अगेन. अपने आप प्रैक्टिस करो इसको, ठीक है? थर्ड पार्ट हो गया हमारा. ना फोर्थ पार्ट थोड़ा स्पेशल है, इसमें मैं टाइम लगाती हूँ. 4u² + 8u, ये क्या स्पेशल है? आपको अगर मैम इसमें क्या स्पेशल है? स्पेशल ये है इसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं. कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो हम इसमें ना तो स्प्लिटिंग यूज करेंगे ना कोई आइडेंटिटी. दोनों के पास एक u तो है ही, तो u को पहले कॉमन निकालो. लेकिन u के साथ साथ मुझे एक 4 भी कॉमन दिख रहा है. सो बेसिकली हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं? हम इसके अंदर इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन निकाल रहे हैं. यानी कि 4u को कॉमन निकाला, तो 4u को कॉमन निकाला, भाई ये भी वन ऑफ द लीनियर फैक्टर्स है. कई बार बच्चे सोचते हैं इसके तो जीरो है ही नहीं. 4u को अगर हमने देखा तो 4u भी एक लीनियर फैक्टर है जो हमें एक जीरो देगा. तो कैसे देगा? 4u = 0 से हमें 0 मिल गया और u + 2 से -2. तो x के दो वैल्यूज आ गए. अल्फा हमारा 0 है और बीटा -2 है. अब इसमें सबसे स्पेशल बात क्या है? अगर अल्फा 0 है, बीटा -2 है, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा. 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर विल गिव यू अ 0. ऐसे केसेस में ही c/a का वैल्यू भी 0 हो जाता है. दैट इज वाई यहाँ पर c का वैल्यू 0 है. इसको हम कंपेयर करें अगर जनरल फॉर्म से, तो a है 4, b है 8, c है 0. यानी कि c अगर 0 है तो c अपॉन a भी 0 होगा. c अपॉन a 0 होने का मतलब है अल्फा इंटू बीटा को भी 0 होना चाहिए. तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं. तो जब ऐसा होगा तो हम एक लीनियर फैक्टर जब भी कॉमन निकालेंगे उसमें वेरिएबल होगा मोनोमियल के फॉर्मेट में. और मोनोमियल के फॉर्मेट में अगर हम इक्वल टू 0 करें तो उसका एक ही आंसर हो सकता है, दैट u is 0 एंड अल्फा इज 0. बस इतनी सी बात है. और अब हमने वही किया, ऐड किया, उसको -b अपॉन a से कंपेयर किया. प्रोडक्ट तो हमें पता है 0 ही आएगा. दोनों को किया हमने और हेंस वेरीफाइड. पार्ट 5 बिल्कुल एग्जाम्पल 2 जैसा है या एग्जाम्पल 3. t² - 15 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं t² - √15 होल स्क्वायर के कॉन्सेप्ट पे. इसके दो लीनियर फैक्टर्स आ गए, उससे दो वैल्यूज ऑफ t आ गई, दोनों की वैल्यूज आ गई, एक को अल्फा एक को बीटा. अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था? लास्ट वाले केस में c0 था तो मतलब प्रोडक्ट 0 हो गया. यहां पर अगर हम इनको ऐड करेंगे, बिकॉज दे आर द एडिटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, √15 और -√15 को जब भी ऐड किया जाएगा
तो आंसर जीरो ही आएगा। अगर अल्फा प्लस बीटा हमेशा जीरो होगा तो माइनस बी अपॉन ए भी जीरो हो जाएगा, और माइनस बी अपॉन जीरो होने का मतलब है बी को जीरो होना चाहिए, राइट। इसीलिए यहाँ पर मिडिल टर्म नहीं है। ये सारी चीजें थोड़ा सा आपस में रिलेट करना बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब पॉलिनोमियल को ले लिया, बी हमारा जीरो है, अगर बी जीरो है तो माइनस बी अपॉन ए की टर्म अपने आप जीरो आएगी। और वो क्यों जीरो आएगी? क्योंकि अल्फा बीटा के साइन ऑपोजिट है, लेकिन अगर हम उनको ऐड करते हैं तो हमारा आंसर जीरो ही आ रहा है। ठीक है, तो ये भी बड़ा कॉमन सी बात हो गई। एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ना बेटा, देखने में लगते सारे एक जैसे हैं, लेकिन हर एग्जाम्पल हमें कुछ ना कुछ एक नई बात जरूर सिखा रहा है। तो प्लीज प्रैक्टिस योर एनसीईआरटी वेरी वेल। हर एक टाइप के क्वेश्चन में एक छोटा सा वेरिएशन आ रहा है, और आप इन्हीं क्वेश्चंस को अगर ढंग से प्रैक्टिस करो तो आने वाले मॉड्यूल में जितने भी सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, दे आर बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, और कई बार तो सेम एक्सप्रेशन लिया हुआ है। सेम का सेम क्वेश्चन हमने पिछला वाला किया था, 4s² माइनस 4s प्लस 1, वो सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, चाहे दिल्ली का हो चाहे आउटसाइड दिल्ली का। आई हैव स्टडीड ऑल द पेपर्स एंड प्रिपेयर्ड ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कंपाइलेशन इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो उससे पहले हम ये देखते हैं 6th पार्ट, जो बिल्कुल सिंपल सा है, इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट शोइंग यू द आंसर ऑन द स्क्रीन। दो लीनियर फैक्टर्स आ गए, जिससे दो वैल्यूज आ गई हमारी, एक्स की अल्फा बीटा की वैल्यूज आ गई हैं, px निकाल लिया, उसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करके abc आ गया, और फिर हमने सम और प्रोडक्ट के रिलेशनशिप को सिंपल तरीके से वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, इसमें बिल्कुल ध्यान से बेटा, जस्ट ऐसे ब्लाइंडली वैल्यू नहीं लिखना। अगर मान लो सम ऑफ जीरोस निकालते हुए आपने कोई गलती की है और माइनस बी अपॉन ए से वैल्यू डिफरेंट आ रही है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक बार रीचेक कर लेना। और ये तो बिल्कुल नहीं सोचना कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है। पॉलिनोमियल आपको दिया गया था, जीरोस भी आपने खुद निकाले हैं, कोएफिशिएंट भी आप खुद ही आइडेंटिफाई करोगे, और रिलेशनशिप भी आप ही कर रहे हो। तो देयर हैज टू बी सम प्रॉब्लम एट योर एंड। अगर ये वैल्यूज मैच नहीं कर रही हैं तो वैल्यूज को मैच करवा देना। ठीक है, एंड उसके बाद ही लिखना हेंस वेरीफाइड। ये लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और भी आसान है। सम और प्रोडक्ट हमको दिया हुआ है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें पहली बात है एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहती हूँ, इट्स रिटन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन बहुत सारे MCQs, when I'm using the word बहुत सारे, I will show you all the questions that have come in the last year CBSE question papers। इसी चीज को पूछने के लिए कम से कम 5 या 6 बार क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसे कितने पॉलिनोमियल हम बना सकते हैं? एक पॉलिनोमियल हम बनाएंगे, लेकिन ऐसे कितने पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करते हैं जिनकी दो गिवन जीरोस हो सकते हैं? बहुत सारे, बहुत सारे, और आंसर इसका है इनफाइनाइट। वो कैसे होता है हम स्टडी करते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट। इसमें एक गलती पहले बच्चे करते हैं कि पहले तो ये दो जीरोस लेके चल देते हैं। ये दो जीरोस नहीं है, ये क्या है? ये है हमारा सम और प्रोडक्ट। हमको दिया हुआ है सम और प्रोडक्ट, यानी कि 1/4 इज द sum and -1 is given as the product of zeros। sum यानी कि this is the value of alpha plus beta, और product यानी कि this is the value of alpha into beta। इनको अल्फा बीटा लेने की गलती नहीं करनी है। इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। मैं फटाफट से दोनों मेथड्स आपको दिखा देती हूँ। पहले केस में मैंने लिया है अल्फा प्लस बीटा हमें 1/4 दिया है, उसको माइनस बी अपॉन ए के फॉर्मेट में लिख दिया। उसी तरह से हमने अल्फा इंटू बीटा दिया है c/a, उसको भी लिख दिया। लेकिन दोनों में एक फर्क था। दोनों में क्या फर्क था कि अगर हम यहाँ पर देखें इट्स b अपॉन ए को अगर हम देखें तो यहाँ पर है 4, लेकिन अगर हम इसी तरह यहाँ देखें, यहाँ a की वैल्यू है 1, तो यहाँ हमें डिनोमिनेटर में किसी तरह 4 लाना है। 4 लाना है तो न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, काम हो गया, इट्स -4/4। तो इस तरह से अगर हम कंपेयर करें दोनों इक्वेशंस को, अगर दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमारी a की वैल्यू आती है 4, a की तो आ गई 4, यहाँ पर -b है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। ठीक है, तो a, b और c की वैल्यूज हमने निकाल ली है। अब a, b, c आ गया है तो जनरल फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करो और हमारा पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, 4x² - x - 1। अब इसी पॉलिनोमियल को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक नया पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 8x² - 2x - 2, लेकिन उसके भी जीरोस और यही होने वाले हैं। ठीक है, उसका रिलेशनशिप यही होने वाला है। तो ऐसे हम कितने, 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया, सो ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स हम क्रिएट कर सकते हैं? बहुत सारे। वो हम नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, हमने वो जनरल फॉर्म उठा लिया। जनरल फॉर्म क्या था? x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, सीधा वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। तो हमको दिया हुआ है सम एज 1/4, तो हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया सम एज 1/4। ये जगह सम की थी,
हमने सम डाल दिया 1/4, ये जगह प्रोडक्ट की थी, हमने प्रोडक्ट डाल दिया -1, इसको सिंप्लीफाई किया, 1/4 को कॉमन लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 4x² माइनस x माइनस 1, और जो कि बिल्कुल सेम टू सेम आया है दोनों केसेस में। पर जैसा आपने देखा यहाँ पे आ रहा है 1/4, सो 1/4 कैन बी दैट वैल्यू ऑफ k। ऑल राइट, चलो इसी तरह से हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सम दिया हुआ है √2 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 1/3, तो √2 को हम लिख सकते हैं √2/1, तो यानी -b/a 1 आ रहा है, यानी कि इसको अगर मैं देखूं तो a को 1 होना चाहिए और b को -√2 होना चाहिए, लेकिन ये नहीं करना है बिल्कुल भी, हमें पहले दूसरी स्टेटमेंट को भी कंपेयर करना है। दूसरे को देखा तो 1/3 इक्वल टू c/a। अब यहाँ से मुझे मिल रहा है a इक्वल टू 1 और वहां से मिल रहा है a इक्वल टू 3, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसको सेम बना देते हैं। अब या तो 3 को 1 बनाया जाए या 1 को 3 बनाया जाए। मुझे 1 को 3 बनाना ज्यादा आसान लग रहा है, उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन में 3 से, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 3√2 और 3। अब कंपेरेबल है, दोनों साइड्स में मुझे a का वैल्यू मिल जाता है a इक्वल टू 3, ठीक है। तो a इक्वल टू 3 आ गया, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। अब क्या है, बस सब्स्टिट्यूट किया पॉलिनोमियल में और हमारा एक्सप्रेशन रेडी, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। और दूसरा मेथड क्या था, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, वो तो और भी आसान है, x² माइनस √2x एंड प्लस 1/3। सिर्फ इसके अंदर हमने 1/3 को कॉमन निकाला, तो अगर हम कॉमन निकालते हैं तो आप देखोगे एक्सप्रेशन हमारा बिल्कुल सेम आ गया है दोनों केसेस में। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चन 2 पार्ट 1 एंड 2। ये मैंने डिटेल में समझाए हैं, बाकी चारों के चारों पार्ट्स को हम रैपिडली खत्म करते हैं। सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, दोनों जगहों पे सम और प्रोडक्ट में हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर हम उसके अंदर से अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको निकाल लेते हैं और हमारे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स फटाफट से आ जाते हैं। दैट्स द प्लेजर हियर। सो दिस कंप्लीट्स द चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर ऑन पॉलिनोमियल्स चिल्ड्रन। और प्लीज भूलना नहीं कि इसके बाद वाले मॉड्यूल्स में हम सारे के सारे सीबीएसई में आए हुए सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स, चाहे दिल्ली रीजन हो चाहे आउटसाइड दिल्ली रीजन हो, वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीबीएसई क्वेश्चंस इन माय नेक्स्ट वीडियो। एक चैप्टर को एनसीईआरटी से अच्छे से प्रिपेयर कर लो और वो सीबीएसई के पीवाईक्यूज, आई थिंक दैट विल बी ऑल। एग्जाम बिल्कुल सर पे है, ज्यादा टाइम नहीं है, तो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर एक लिस्ट बनाई जाए तो सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ओके, तो कीप स्टडीइंग, अंटिल देन गुड बाय।